एक क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होगा और मेरे मन में भी था कि इलेक्ट्रिक कार को बारिश में चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। इसका जवाब अगर इजी तौर पे दूं तो कर सकते हैं। चार्जिंग गन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होता है चाहे कोई। दोस्तों मेरा नाम है गिरीश और मैं ईवी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूं जब से मैंने फर्स्ट ओला छत्तीसगढ़ की ली थी। तो भाई अभी हूँ मैं केशकाल घाट के नीचे और केशकाल घाट आज हम अपनी ओला F1 Pro को चढ़ाने वाले हैं। देखते हैं ईवी घाट पे चढ़ पाती है कि नहीं। तब से मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का वैल्यू समझ आया, उसका कंफर्ट समझ आया और क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये समझ आया। तो मैंने उसके बाद ले ली नेक्सॉन EV मैक्स जिसको मैं 1,16,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। फ़िलहाल तो टाटा के सर्विस सेंटर में है वो। ईवी से मैंने लंबे ट्रिप्स भी किए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ और यहाँ से मैं बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर ऐसी जगहों पे जा चुका हूँ। तो एक बार में 3 दिन के अंदर 2000 किलोमीटर की जर्नी कर चुका हूँ। तो ईवी का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, 2.5 साल हो गया है। तो एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आया है वो मैं यहाँ पे लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लोगों के मन में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि ईवी को चार्ज कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बारिश में चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, घर पे चार्ज कर सकते हैं नहीं, घर पे कैसे चार्ज करते हैं, फास्ट चार्जर कैसे ढूंढते हैं, फास्ट चार्जर में कैसे काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हैं जहाँ भी मिलते हैं या ईवी के बारे में सुनते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ इस वीडियो में उनके साथ डील करने वाला हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या फैक्ट्स हैं बोला जाए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो अगर आप ईवी लेना चाहते हैं या ईवी के बारे में जानना चाहते हैं या आपके पास ईवी है तो आपकी काफ़ी मदद होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो पहली बात, ईवी चार्ज कैसी होती है। ईवी चार्ज करने के 2 तरीके हैं, AC चार्जिंग और DC चार्जिंग। AC चार्जिंग मतलब घर पे चार्जिंग होता है जो जनरली AC चार्जिंग से होता है। उसके लिए गाड़ी के साथ एक पोर्टेबल AC चार्जर जो 3.3 किलोवाट मतलब 3300 वाट का होता है, जितना हमारा कोई AC रहता है 1.5-2 टन का उतना, तो उतने लोड का चार्जर गाड़ी के साथ देता है। पोर्टेबल चार्जर या उसको ट्रैवल चार्जर बोलते हैं क्योंकि हम उसको गाड़ी में अपने साथ लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो वो बेसिक चार्जर गाड़ी के साथ मिलता ही है। तो AC चार्जर का एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप AC में ही एक और चार्जर होता है जिसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, तो हमको घर का लोड बढ़वाना पड़ता है। तो उस चार्जर का कैपेसिटी होता है 7.2 किलोवाट जो टाटा प्रोवाइड करता है। टाटा एक ऑप्शन देता है, आप उसको पे करके 50,000 के राउंड लगवा सकते हैं। लेकिन टाटा यहाँ पे एक गेम कर देता है जो मेरे साथ हुआ, जो मुझको पता नहीं था। टाटा ने मुझे AC फास्ट चार्जर, जिसको फास्ट चार्जर तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, लेकिन पोर्टेबल चार्जर और एक वॉल माउंट चार्जर बोलना चाहिए, बट एक सामान्य भाषा में AC फास्ट चार्जर बोल देते हैं 7.2 को। तो AC फास्ट चार्जर अगर आप 7.2 का 50,000 एक्स्ट्रा दे के लेते हैं तो आपको जो घर की वायरिंग वो सॉकेट के लिए करके देता है, और एक सॉकेट देता है जो 5,000 रुपये के अराउंड का उसका वैल्यू होता है, वो नहीं देता। कंपनी आपको एडिशनल पैसे लेती है कि आपको फास्टर चार्जर देंगे 7.2 किलोवाट वाला, उसके लिए तो पैसा ले रही है। लेकिन जो गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से मिल रहा था, जो सॉकेट जो मेन मीटर से कनेक्शन देता था, अगर आप 7.2 नहीं लेते तब वो देता है। तो ये एक मेरे साथ थोड़ा सा बताया नहीं गया और मेरे को इलॉजिकल भी लगा, क्योंकि आप उसका कोई भी पैसा माइनस तो कर नहीं रहे हैं। और जो 7.2 वाला चार्जर है वो एक्जीकॉम का चार्जर है, टाटा ने अपनी ब्रांडिंग करके दी है, वो आपको बाहर 30-40 हज़ार में मिल जाएगा। तो आप कभी भी मेरे हिसाब से तो टाटा का 7.2 चार्जर ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए आपको घर का कैपेसिटी भी आपको 14 किलोवाट तक बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको 7 किलोवाट का लगवाना है, 14 किलोवाट का लोड लेना पड़ेगा, तो पर मंथ जो बेसिक बिल है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो कोशिश करें कि मेरे हिसाब से 3.3 पोर्टेबल चार्जर से ही काम चलाएं। अगर आपको बाद में लगता है इससे काम नहीं चल रहा है तो बाद में भले ही अलग से कई कंपनीज आती हैं जिनके फास्ट चार्जर आते हैं। मैं आपको ये शॉपिंग बटन में या लिंक बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में ईज़िली अवेलेबल है और सारे फीचर्स है उसमें, इवन वो बेटर है क्योंकि वो लेटेस्ट है। थोड़ा डिटेल में हो जा रहा है पर ये सब जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो घर के लिए 2 हो गया, पोर्टेबल और AC
7.2 वाला चार्जर। ठीक है, डीसी चार्जर को आप घर में नहीं लगा सकते। डीसी चार्जर आप पब्लिक चार्जर कहलाता है। आप ऐसे हाईवे में जा रहे हैं या किसी शहर में जा रहे हैं या आपको फास्ट चार्जिंग करना है तो 60 किलोवाट, 30 किलोवाट, 120, 80 कुछ भी किलोवाट का हो सकता है। मतलब आपकी गाड़ी तो एक लिमिट तक ही, हर ब्रांड की गाड़ी मैक्सिमम जो है किलोवाट एक्सेप्ट कर सकती है। टाटा की तो मेरे ख्याल से 30 किलोवाट ही एक्सेप्ट करती है मैक्सिमम। आप उसमें 60 लगाएंगे या 120 या 140 तो कोई मतलब नहीं होगा, वो 30 में ही लेगा। ऐसे आते हैं। तो ये डीसी चार्जर आपकी गाड़ी को 1 या 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये काफ़ी महंगे आते हैं, 5 से 7 लाख के आते हैं। फिर उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर भी लगता है, इसलिए आप इसको घर पे लगवाने का नहीं सोच सकते। इसको कमर्शियली शोरूम वाले ही या फिर पेट्रोल पंप्स में ही लगाया जाता है। तो डीसी चार्जर आपको रास्ते में काम आता है। उसके बारे में आगे और बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात हो गई भाई कॉस्ट की, आपको चार्ज करने के लिए कितना प्राइस देना पड़ता है। तो इसमें 2 टाइप के फिर से ऑप्शन रहेंगे, घर पे और बाहर। घर पे एसी चार्जर और बाहर डीसी चार्जर। घर पे आप चार्ज करेंगे तो जो बिजली का आपका यूनिट का प्राइस है, जैसे कि हमारे यहाँ 5, 6, 7 रुपये है, वैसे पर यूनिट लगता है। एक गाड़ी की बैटरी में मोटा मोटा उतने यूनिट लगते हैं जितने किलोवाट की उसकी बैटरी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है उसकी 40 किलोवाट की बैटरी है, 40 किलोवाट आर बोलते हैं शायद। तो 40 किलोवाट आर की बैटरी है, उसमें आपको 40 से 45 या 42 यूनिट तक ही लगेगा। तो मोटा मोटा 7 रुपीज़ भी अगर हम माने, 7 चौक 28, 7 रुपये का माने तो 280 रुपीज़ में आपकी गाड़ी 0 से 100 फुल चार्ज हो जाएगी। वहीं अगर आप डीसी चार्जिंग, डीसी फास्ट चार्जिंग जो कमर्शियल होता है वो लगाएं, वो अगर उस यूज़ करेंगे, आपको 1 यूनिट के टाटा वाले तो लगभग 29 रुपये जो है चार्ज करते हैं। साथ में अगर आप उसके वॉलेट में अगर आप 1000 रुपीज़ डालते हैं तो 180 या 120 रुपीज़ वो सर्विस चार्ज के नाम पे काटते हैं। तो आप ये 2 कॉस्ट सोच लीजिए। तो जनरली बाहर में चार्ज करने से 1000 से 1300 रुपये के आसपास जो है आपकी बैटरी गाड़ी की फुल चार्ज हो पाएगी। अगर 40 किलोवाट के आसपास की बैटरी है तो 30 किलोवाट होगा तो थोड़ा कम लगेगा, और उससे ज़्यादा होगा जैसे 45-80 किलोवाट तक की गाड़ियाँ आ गई हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा कॉस्टिंग के बारे में। तो कॉस्टिंग को लेके आप कुछ समझ गए होंगे कि आपके घर में 7 रुपये पड़ रहा है और बाहर आपको पड़ रहा है लगभग 3-4 गुना रुपए पड़ रहा है देने के लिए। तो घर पे ही अगर ईवी ले रहे हैं तो ज़्यादातर आप घर पे चार्ज करेंगे और चलाएंगे गाड़ी तो आप एक्चुअल उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज़ आपको पेट्रोल जैसी कॉस्ट मोटा मोटा डीजल के अराउंड पड़ जाता है जब आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं। फास्ट चार्जर आप जब हाईवे पे या दूर जाएं तब कभी कभी यूज़ करें मंथ में तो अच्छा है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है पैसों के मामले में। मेंटेनेंस तो कम लगेगा, कंफर्ट भी मिलेगा, ऑटोमेटिक गाड़ी मिलेगी, बट जो इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का जो कॉस्ट है एनर्जी का, वो थोड़ा सा डीसी चार्जर में ज़्यादा लगेगा। सबसे अच्छा तो ऑप्शन ये है कि आप दिन में गाड़ी चलाएं और रात में स्लो चार्जर में घर पे चार्ज करें। तो रात में चार्ज करने से 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो समय बचेगा, आपके सोते सोते 8 घंटा तो आप सोते ही होंगे, 8-9 घंटे में गाड़ी जब 40-50% में लगा देंगे तो चार्ज हो जाएगी, दूसरे दिन 100%। और आपका टेम्परेचर भी रात को कम रहता है तो थोड़ा फास्ट चार्ज होती है गाड़ी और कोई एरर भी चार्जर में नहीं आता। बहुत ज़्यादा गर्मी होने से कई बार चार्जर में एरर आ जाता है, तो ये चीज़ भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए गाड़ी लेने या यूज़ करते समय। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं घर पे चार्ज करते समय। एक तो ये है घर पे चार्ज करने के समय प्रॉब्लम, स्लो होता है, काफ़ी समय लगता है। जब आपको इमरजेंसी में कहीं निकलना हो तो आपको तुरंत चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, घर का लोड बढ़ाना पड़ता है, या अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो मीटर अगर आपका नीचे है तब तो ठीक है, ऊपर है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट मीटर से ही कनेक्शन लेना चाहिए ताकि अच्छा वोल्टेज और अच्छा करंट मिल पाए, तभी गाड़ी अच्छा रेंज देगी। तो रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कनेक्शन प्रॉपर हो। टाटा वाले करके दे वही बेस्ट है, या फिर कोई ईवी का जानकार आदमी है वो करे तब बेस्ट है। अदरवाइज़ कई बार लोगों के रेंज बहुत कम मिलने लगते हैं और लोग गाड़ी को ही गाली देते हैं कि भाई मेरी गाड़ी रेंज नहीं देती। गलती आपकी, आपने प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं कराया होगा, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तीसरी चीज़, घर का लोड अगर आपका
बढ़ तो गया है, लेकिन पुराना केबल वगैरह है, आपने फास्ट चार्जर 7.2 वाला लगा दिया घर पे, कई बार तार जल जाता है। मेरे घर का जल गया था एक बार। मेरा अच्छा खासा केबल था और सब चीज़ ठीक था, पता नहीं क्यों एक दिन ऐसे ही गर्मी के समय थोड़ा सा जलने की बदबू आई और जल गया। तो मैंने तो उस चार्जर का जो है कैपेसिटी 3.3 में सेट कर दिया है। तब से मैं उसको फास्ट चार्जर की तरह यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बस ऐसे ही उसका केबल लंबा है तो घर में इजी पड़ता है, इसलिए उसको यूज़ कर रहा हूँ। और फास्ट चार्जर के साथ ये भी प्रॉब्लम है 7.2 वाले कि अगर आप उसको बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते कि किराए में यहाँ रहे 1 साल फिर दूसरी जगह गए वहाँ शिफ्ट करा लिए, करा तो सकते हैं लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। 10 से 15 हज़ार रुपये आपको सिर्फ शिफ्ट करने का चार्ज लग जाएगा, ये प्रॉब्लम है। और उसके लिए 3 फेज़ चाहिए रहता है, क्योंकि एक फेज़ में 5 किलोवाट तक ही कनेक्शन मिल पाता है मैक्सिमम। 14 किलोवाट चाहिए तो आपको 3 फेज़ लेना ही पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगली चीज़ है फास्ट चार्जर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फास्ट चार्जर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला तो वहाँ पे दूसरी गाड़ी खड़ी हो, कोई पार्किंग वहाँ का फुल कर दिया हो तो आप वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा जनरली टाटा शोरूम के सामने ही होता है, वो लोग लगा के तो दे देते हैं चार्जर, बट पार्किंग स्पेस खाली रखने की जहमत नहीं उठाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, गाड़ी बेचने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता मेरे हिसाब से टाटा वाले, ना चार्जिंग पे ध्यान देते हैं, ना आपके कस्टमर पे, ना सर्विस पे। दूसरा, भीड़ लग जाता है, कई बार आपको वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो जाता है। कई बार ईवी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से आप किसी चार्जर पे गए, पहले आपको ऐप के अंदर दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे चार्जर है और खाली है। जब आप वहाँ पहुँच रहे हैं आधे घंटे में तो हो सकता है कोई और वहाँ पे आके चार्ज करने लगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली एक पॉइंट में अभी 1 या 2 गन से ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं। तो एक मशीन में एक बार में एक ही करते हैं जनरली। अगर एक नहीं लगा लिया है तो आपको उसके चार्ज करते तक 1 आध घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। सेल कर रहे हैं, हाँ यहाँ इतनी गाड़ी आना मतलब अब इनको तो यहाँ पे समय का थोड़ा सा आपका प्लानिंग गड़बड़ा सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा समय लेके चलना पड़ता है ईवी के साथ। तीसरी चीज़, क्योंकि फास्ट चार्जर जो है ऐप बेस्ड होता है, वहाँ पे कोई पर्सन नहीं रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। 99.9% जगह पे आपको खुद ही करना है, तो ऐप का प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी चार्जर में नेटवर्क नहीं, चार्जर का भी एक सिम होता है उसमें लगा रहता है, तो वो उसका नेटवर्क गायब रहता है। मान लो चार्ज करने आया हूँ मैं इधर, यहाँ पे ऐसा कुछ इशू आता है कई बार कि ऐसे आप आते हैं और नेटवर्क जो है क्रॉस दिखाता है, रेड कलर का क्रॉस। तो ये सारी चीज़ों से कनेक्शन नहीं हो पाता, आप चार्जिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं इसको खास तौर पे बता रहा हूँ। अगली चीज़ ये होती है कि बीच में लाइट गोल हो गया, कनेक्शन अगर लॉस्ट हो गया, या इस टाइप की प्रॉब्लम ये होती है कि आपने चार्जर किया बार बार ऑटो कट हो जा रहा है। तो ऐसा भी होता है, कई जगह लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है रिमोट एरियाज़ में, गाँव जैसे हाईवे में, गाँव वाले एरिया में, तो वहाँ भी बार बार या तो आपका गाड़ी चार्ज ही नहीं होगा या तो बार बार डिसकनेक्ट होगा। तो ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। और मैं उसके बावजूद भी अब वैसा प्लान करके जाता हूँ कि एक्स्ट्रा चार्जर देख के जाऊँ, एक चार्जर के भरोसे नहीं रहता हूँ जनरली। तो अगला प्रॉब्लम ये है कि जनरली हाईवे में जो चार्जर होते हैं ना, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं। कई बार आसपास में कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलता है और आपको 1 घंटा बिताना होता है। कहीं शोरूम में लगा है या कहीं कुछ जगह तो बहुत ही अच्छे ढाबों में भी लगा है, जैसे हैदराबाद वगैरह के रूट पे है वो, कई जगह मैकडी वगैरह में, दिल्ली वगैरह रूट पे है, तो वो तो बहुत अच्छी जगह लगा है। लेकिन कई जगह, या मैं बोलूँगा ज़्यादातर जगह तो ऐसी जगह चार्जर लगा है जहाँ आपको आसपास खाने पीने का कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा। न्यू चार्जर न्यू स्टोरी। तो ये चीज़ आप दिमाग में लेके चलें लंबे रूट पे अगर जाते हैं तो। एक RFID कार्ड होता है जो मेरे पास है, RFID कार्ड, ये टाटा का है नीचे वाला, और ये है चार्ज जोन का, ये चार्ज जोन का है, ये टाटा पावर EG चार्ज है। ये RFID कार्ड्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा, या मोबाइल फ़ोन बंद होगा, या आपके पास मोबाइल नहीं है, या आप किसी को गाड़ी देते हैं फ्रेंड्स वगैरह को, या आपका कोई ड्राइवर चलाता है, तो वो ऐसे कार्ड ले जाके वो, इसमें पैसे पहले से जमा होते हैं फास्टैग की जैसे, और इसमें RFID है, तो आप मशीन में टच करते हैं तो पैसे कट जाते हैं और चार्जिंग शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, इसको मैं 2-3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया हूँ,
क्योंकि ज़्यादातर मशीन में ये इनेबल्ड नहीं है। RFID रीडर या तो इनेबल्ड है तो काम नहीं करता है, टच करने के बाद आवाज़ आती है बट कुछ चार्ज नहीं होता। या फिर चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस जो मशीन है, चार्जर है फास्ट वाला, उसमें अगर उसके अंदर जो सिम लगा है उसमें नेटवर्क नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो चलेगा, ये काम कर लेगा, लेकिन जो चार्जर है उसमें भी नेटवर्क होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए तब जाके ये काम करेगा। अदरवाइज़ आप ऐप से भी चार्ज कर सकते हैं, तो ऐप से चार्ज करना ज़्यादा बेटर है और आपका मोबाइल चार्ज रहना चाहिए उसके लिए। ये है, इसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ये तो है, लेकिन अभी सारे मशीन्स जो हैं उतने एक्टिव नहीं हैं, या लोगों के पास चार्जर नहीं है या कार्ड नहीं है लोगों के पास, ये वाला अभी उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। देखते हैं आगे हो जाए तो। फ़िलहाल तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें इजी हो या कंफर्म हो कि हो जाए। बस ये एक बैकअप का काम करता है कि आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं है या कोई चार्जर ऐसा इशू कर रहा है कि फ़ोन से नहीं हो रहा, तब इसका काम ले सकते हैं। प्राइमरी तौर पे तो ऐप ही काम आता है। ये RFID कार्ड आपको 200-300 रुपये में मिल जाएंगे, कई तो फ्री भी देते हैं, जैसे चार्जोन वाले ने फ्री दिया है। और यहाँ पे आप नाम भी मैंने एम्बॉस करा लिया है डॉक्टर गैजेट का। फास्ट चार्जर का एक इशू ये भी है कि जगह जगह अलग अलग चार्जर लगे होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के। टाटा का होगा, चार्ज जोन का होगा, स्टैटिक का होगा, भारत पेट्रोलियम का अलग रहता है, ई ड्राइव करके वो होगा, HP का भी है, अडानी का भी है। ऐसे 10-15 टाइप के, लायन चार्जर भी साउथ में चलता है, 10-15 टाइप के चार्जर हैं। तो अच्छी बात है 10-15 कंपनियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन अभी एक यूनिफाइड या एक सिंगल वॉलेट नहीं बना है, सबका अलग अलग वॉलेट है। तो मान लो जैसे मैं बेंगलोर गया था तो कभी मैं लायन के वॉलेट में पैसा डाल रहा हूँ, कभी मैं टाटा में पैसा डाल रहा हूँ, कभी मैं चार्ज जोन में पैसा डाल रहा हूँ। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट सब वॉलेट में फंसा रहता है, 100, 150, 200। तो ऐसे करके पता नहीं अब आप साउथ कब जाएँ। तो लायन में मान लो आपका 100 रुपये फंसा है और इधर लायन का सर्विस नहीं है मान लो छत्तीसगढ़ में, तो वो पैसा फंसा ही रह जाता है। उसके लिए आप पर्टिकुलरली वसूल करने के लिए आप फिर से थोड़ी जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको नहीं जाना है मान लो। तो ये प्रॉब्लम आती है डिफरेंट ऐप और DC चार्जर के साथ। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको देखने मिल सकती है। मुझे 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद तो ये सारी चीज़ें पता चली हैं, तो आपको पहले से पता रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना, आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास EV है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप थोड़े से भी लापरवाह आपकी पर्सनालिटी है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं EV के साथ। तो थोड़ा सा अगर आपका वैसा पर्सनालिटी है तो मेरे ख्याल से आपके लिए पेट्रोल ही बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा भी कई टाइप का, मतलब बहुत सारे नियम हैं EV को चलाने के लिए। कई नियम तो मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। कभी बोलते हैं कि 4 बार के बाद 1 बार AC चार्जिंग करना चाहिए, और इसीलिए जो है फास्ट चार्जर के साथ एक AC वाला थोड़ा सा स्लो चार्जर भी दिया रहता है जनरली, ताकि आप 4 बार के बाद 1 बार AC चार्जर कर पाएँ, चार्जिंग कर पाएँ। इससे रेंज अच्छा आएगा, बैटरी का लाइफ बढ़ेगा, और ऐसा कंपनी रिकमेंड करती है। कभी बोलते हैं कि आपकी बैटरी जब पूरा 10% हो जाए या 15% हो जाए तब आप जाके चार्ज करिए, उससे पहले मत करिए, तो बैटरी का लाइफ ज़्यादा हो जाएगा। इतने सारे रूल फॉलो करने होते तो आदमी इतना दिमाग लगा के तो नहीं लेता। तो ऐसे कई टाइप के रूल जो मैनुअल में भी नहीं लिखे हैं, ऐसे ऐसे रूल जो है वो लोगों से सुनने मिलते हैं। पता नहीं कौन से रूल कितने सच है। हाँ, हर बार 100% चार्ज करना चाहिए, ये तो सही रूल है कि हर बार 100% चार्ज करना चाहिए। 100% चार्ज करने से आपका जो सेल बैलेंसिंग होता है, अलग अलग सेल में जो डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज रहता है, वो 100% होने के बाद ही सब में बराबर 100% बैटरी होती है। अदरवाइज़ फॉल्सली आपको ज़्यादा रेंज दिखाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए 100% करने से अच्छा रेंज मिलता है। तो आप जनरली यही कोशिश करें, जब भी करें 100% गाड़ी को चार्ज करें। एक क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होगा और मेरे मन में भी था कि इलेक्ट्रिक कार को बारिश में चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। इसका जवाब अगर इजी तौर पे दूं तो कर सकते हैं। चार्जिंग गन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होता है, चाहे कोई भी हो, सॉकेट में लगाते ही उसके अंदर पानी जाने का ऐसे हल्की बारिश में जगह ही नहीं होता, वो नहीं जाता है। तो आप कर सकते हैं। आपका सॉकेट जिसमें आपका चार्जर लगा है वो छाया में रहना चाहिए, वो वाटरप्रूफ नहीं होता। तो सॉकेट वाला जगह छाया में रहना चाहिए। अगर आपका चार्जर पोर्टेबल चार्जर
कुछ रेटिंग 67 65 रेटिंग वाला वाटर प्रूफिंग है, तो चार्जर भी भीगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो फास्ट चार्जर AC वाला 7.2 मिलता है वो भी हल्का फुल्का बारिश झेल सकता है। जो DC फास्ट चार्जर है वो तो खुले आसमान के नीचे लगे होते हैं, तो वो भी वेदर प्रूफ होते हैं। ऐसा रूल्स है कि वेदर प्रूफ होना चाहिए, तभी उसको आप पब्लिक चार्जर की तरह यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, तो उसको भी आप हल्की बारिश में यूज़ कर सकते हैं। बस गीले हाथों से आप चार्जर को निकालें ना या लगाएं ना। बाकी अगर बारिश हो गई तो आप साइड में जाके खड़े हो सकते हैं कहीं, और गाड़ी हल्की बारिश में चार्ज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई बार किया है, इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और कंपनी का भी ऐसा ही कुछ बोलना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। कई बार हम टाटा शोरूम में जाते हैं चार्ज करने, वहाँ पे टाटा का चार्जर जनरली लगा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बेचते हैं वो। टाटा पावर इजी चार्ज इस नाम से ही रहता है, ऐसे ही कुछ लोगो रहता है उसका। तो अगर वो लगा है और शोरूम में लाइट भी गोल हो जाती है, तो वहाँ जनरेटर जो चलता है उससे भी आप जनरेटर की कैपेसिटी से जनरल की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इन केस अगर इमरजेंसी में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो शोरूम में कम से कम बैकअप होता है, जनरेटर से चार्ज हो जाता है। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है डिफरेंट शोरूम में टाटा के, तो इसके लिए तो मैं थम्स अप दूंगा टाटा को। तो शोरूम में थम्स अप तो मैंने दे दिया इस चीज़ के लिए, बट कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि छुट्टी के दिन शोरूम बंद रहता है, तो चार्जर ये लोग अंदर लगवा लिए रहते हैं, तो कई बार छुट्टी के दिन एक्सेस करने में आपको दिक्कत होती है। कई बार मैंने जो छोटे शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा चार्जर यूज़ नहीं होते हैं, तो संडे वगैरह को मैंने ऑनलाइन मैनेजर का नंबर लेके उसको रिक्वेस्ट करके खुलवाया है। तो ऐसा भी करना पड़ जाता है कई बार, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो। वही अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हमेशा टाटा की बुराई करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी है, सर्विस थोड़ी सी ख़राब है ये तो मैं बोलूँगा ही, तो हमेशा बुराई नहीं करता भाई। ये देखिए मैंने शोरूम में जाके कुछ दिनों पहले टेस्टिमनी दी थी, तो उसमें तारीफ़ करी है, डाल देता हूँ अभी। तो जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छी बोलेंगे, और जो बुरी है उसको बुरी बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये सारे चार्जिंग से रिलेटेड बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टाइप्स हैं, कॉस्ट है। आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं अगले वीडियो में उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा अगर मुझे पता होगा तो, या मैं किसी से पूछ के आपको बता दूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।